हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम। 2020, 2019 और 2018 और उसके पीछे भी लगभग ये कुछ शायद क्वेश्चन नंबर 4 ही है सब में। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमारी 8 एडजस्टमेंट्स हैं और कुछ नई एडजस्टमेंट्स हैं जो हम सीखेंगे। और क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर शारदा एंड सन्स एज ऑन 31st March 2020 प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और आपको फिर दी हुई है ट्रायल बैलेंस और उसके बाद फिर आपको नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है। तो मैंने आप लोगों को कैसे बताया था ये क्वेश्चन हम कैसे करते हैं एडजस्टमेंट वाला। हम नीचे पहले एडजस्टमेंट पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड जो ऊपर आइटम होते हैं उन पे एक डॉट लगा देते हैं, एक टिक लगा देते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन पे ही शेयर कर रहा हूँ इसको, जरा देखना कैसे हम इस पे टिक लगाते हैं। ठीक है, तो पहली तो एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, तो इसका ऊपर कोई वैसे लेना देना नहीं होता। आगे बढ़ते हैं वेजेस आउटस्टैंडिंग। तो वेजेस आउटस्टैंडिंग तो ऊपर ढूंढते हैं वेजेस कहाँ है। तो वेजेस मिल गया, मैंने उसके आगे एक छोटा सा डॉट लगा दिया। ठीक है, उसके बाद है बेड डेट्स। तो ऊपर एक तो हम डेटर्स ढूंढेंगे, ये रे डेटर्स। और उसके साथ देखते हैं क्या बेड डेट्स भी हैं। तो बेड डेट्स ऊपर है नहीं, तो हमने सिर्फ किस पे लगा दिया कि सिर्फ हमने डेटर्स पे लगा दिया। उसके बाद है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी किससे रिलेटेड है, डेटर से रिलेटेड है। आपको पता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हम किसके ऊपर बनाते हैं, डेटर्स पे। तो डेटर्स पे मैंने 2 डॉट लगा दिए और ऊपर देख लेते हैं कि कहीं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो नहीं है। तो ऊपर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं है, तो सिर्फ डेटर पे ही लग गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ्स। तो रेंट को भी ऊपर टिक कर लेते हैं। तो ये रहा रेंट, मैंने रेंट पे भी एक डॉट लगा दिया। उसके बाद लिखा है इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड पर एनम एंडेड 31st May 2020। मैं 2020 वालों की बुक के हिसाब से बोल रहा हूँ, मेरे में 17 लिखा है पर हम 20 के हिसाब से पढ़ेंगे। तो ये इंश्योरेंस प्रीमियम से रिलेटेड है, तो ऊपर इंश्योरेंस ढूंढते हैं इंश्योरेंस का। तो ये हमें इंश्योरेंस भी मिल गया, हमने उस पर भी एक डॉट लगा दिया। उसके बाद लिखा है लोन फ्रॉम द बैंक वॉज टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2000। क्या कहा था टीना ने, क्या लिखा है, लोन फ्रॉम द बैंक वॉज टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2019 लिखा होगा। 1 अक्टूबर 2019 ही लिखा है ना। हाँ ठीक कह रही है टीना, कह रही है 2019 लिखा है, ठीक है। तो ये हमने 2000, अब देखो क्या लिखा है, लोन फ्रॉम द बैंक वाज टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2019। तो ये इसकी बात कर रहा है, लोन की। तो मैंने इस लोन पे भी डॉट लगा दिया, इससे रिलेटेड है ये। लोन फ्रॉम द बैंक वाज टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2019। तो मैंने ये डॉट लगा दिया लोन पे भी, बैंक लोन पे। और लास्ट में लिखा है प्लीज प्रोवाइड अपना डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड ऑन फर्नीचर। तो डेप्रिसिएशन किस पे लगाना है, मशीनरी और फर्नीचर पे। तो मैंने फर्नीचर ढूंढा और मशीनरी ढूंढा, दोनों साथ साथ मिल गए, उन पे भी डॉट लगा दिया। अब जिन जिन पे मैंने डॉट लगाया है, तो वो डॉट वाले तो एडजस्टमेंट के साथ होंगे, बाकी को वैसे ही आपको पता है पुराना क्वेश्चन बन जाएगा कॉपी पेस्ट। पहले हम एडजस्टमेंट करते हैं। तो मैं देखूं कितने डॉट लगे, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब डेटर्स पे 2 लगे हैं तो 8 हो गए। ठीक है, तो टोटल 8 हमारे जो है इसमें डॉट लग गए। अब हम क्या करते हैं, आपको पता है पहले हम एडजस्टमेंट ही करते हैं। तो पहले हम एडजस्टमेंट से जो रिलेटेड आइटम्स हैं उसको करते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी बुक में देखो, एडजस्टमेंट में सबसे पहले लिखे क्लोजिंग स्टॉक। तो मैं यहाँ लिख दूंगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो कितना दिया हुआ है, 64,000 रुपीज। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 64,000 रुपीज। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह जाता है, तो हम यहाँ भी लिखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे स्टॉक 64,000 रुपीज। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट में। पहले एडजस्टमेंट खत्म भी हो गई, पता ही नहीं चला। अब लिखा है वेजेस आउटस्टैंडिंग। तो वेजेस आउटस्टैंडिंग का हमने पक्का ऊपर वेजेस पे डॉट लगाया है। तो वेजेस 6 7वें नंबर पे लिखी हुई है, चार कितनी लिखी हुई है वेजेस, 4,000 रुपए। वेजेस लिखी हुई है 4,000 रुपए। और वेजेस आती है यहाँ पे, मैं 3 4 लाइनें छोड़ दूंगा और यहाँ लिखूंगा टू वेजेस। पहले ये 4,000 लिखूंगा अंदर, जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, क्योंकि ये एक जगह जाएगी। और आउटस्टैंडिंग वेजेस आप लोगों को पता है क्या होता है, प्लस होता है। आउटस्टैंडिंग मतलब इस साल से रिलेटेड है लेकिन पे नहीं करा, तो है तो इस साल से रिलेटेड। तो हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं और बाहर लिख देते हैं 6,400। और ये 2,400 क्योंकि एडजस्टमेंट में था, तो ये 2 जगह जाएगा। तो ये 2,400 एक दूसरा कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में। तो यहाँ हम 3 4 स्पेस छोड़ के यहाँ लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने रुपए,
₹2400। मेरे ख्याल ये 2 एडजस्टमेंट में किसी को कोई डाउट नहीं होगा, किसी को कुछ पूछना नहीं होगा, फिर भी पूछना है तो पूछ लो वरना मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ, अगली एडजस्टमेंट अब देखनी है ध्यान से। अगली एडजस्टमेंट है बैड डेट्स और ये एडजस्टमेंट है, तो इसलिए याद रखना ये कितनी जगह जाएगी? 2 जगह जाएगी। तो बैड डेट्स देखो रुपए लिखे हैं ₹600 और ऊपर ट्रायल बैलेंस में कोई बैड डेट्स नहीं है। तो इस बैड डेट ये जो एडजस्टमेंट में ये कितनी जगह जाएगा? 2 जगह जाएगा। तो पहले मैं इसकी पहली जगह देख लूँ कहाँ लिखते हैं इसको? पी एंड एल अकाउंट में एक लाइन छोड़ के यहाँ लिखूंगा टू बैड डेट्स और सिर्फ एक ही बैड डेट्स है तो बाहर लिख दूं, लेकिन मैं अभी इसको अंदर लिख रहा हूँ। क्या वजह है अभी थोड़ी देर में पता चलेगी आपको। तो ये बैड डेट्स मैंने क्या कर दिए ₹600 अंदर लिख दिए। हालांकि जब हमने एक पिछला क्वेश्चन करा था तो उसमें ट्रायल बैलेंस वाले बैड डेट्स थे, पहले हमने वो लिखे थे, फिर उसमें प्लस कर दिया था फर्दर बैड डेट्स जो एडजस्टमेंट में थे। इसमें सिर्फ एक ही बैड डेट्स है एडजस्टमेंट वाले और इसको मैं अंदर लिख रहा हूँ, क्यों? वो भी आपको पता चलेगा। पर ये बेड डेट्स ₹600 2 जगह जाएँगे। एक तो यहाँ आ गए, दूसरा कहाँ जाएँगे? ये जाएँगे बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस हो जाएँगे। तो हम इसको लिखते हैं डेटर, तो पहले हम लिखते हैं डेटर्स और डेटर्स में अमाउंट दिया हुआ है। डेटर्स का अमाउंट कितना? ₹20,600। तो डेटर्स हम लिखते हैं यहाँ पे ₹20,600 और उसमें से हम कर देंगे बैड डेट्स माइनस। ठीक है? बेड डेट्स ₹600 माइनस कर देंगे और ये ₹20,000 आएगा और इसको 20,000 को हमने अंदर ही लिखा है, बाहर नहीं लिखा अभी। अब क्या है मुद्दे की बात ज़रा समझते हैं, जिस वजह से मैंने आपको कहा था कि ये प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट का क्या करते हैं। एक आप समझो, आपके 20,600 के डेटर थे, 600 का तो आपको नुकसान ही हो गया, ₹600 के जो डेटर थे उन्होंने तो मना ही कर दिया कि भैया हम पैसे नहीं देंगे। तो हमने कहा ठीक है ₹600 का तो हम नुकसान झेल लेते हैं। ₹20,000 हमने लिख दिए। बाकी अब ये जो ₹20,000 है ना डेटर्स जो बचे हमारे 20,000 के, उसमें से भी हमें क्या डाउट है? वो आपकी है 4th एडजस्टमेंट। लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी 5%। मतलब हमें ऐसा लगता है इस 20,000 में से भी हमारे 5% पैसे मारे जाएँगे या मारे जा सकते हैं। अभी कन्फर्म नहीं है। 20,000 का 5% वैसे ₹1,000 होता है। तो क्या पता पूरे ₹1,000 मारे जाएँ, क्या पता ₹1,000 से ज़्यादा पैसे मारे जाएँ हमारे और क्या पता ₹1,000 से कम पैसे मारे जाएँ और क्या पता ₹1 भी ना मारा जाए हमारा। लेकिन हमें डाउट है, क्या डाउट है? कि हमारे को ₹1,000 मारे जाएँगे और ये डाउट कैसे होता है? जब आप बिज़नेस करने लगोगे, काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप लोगों को भी पता लग जाता है कि यार इतने पैसे शायद हमारे मारे जा सकते हैं। तो ऐसे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भई ये जो जिसका प्रोप्राइटर है, जो बिज़नेस कर रहा है ये, उसको ऐसा लग रहा है भई 600 का तो नुकसान हो गया, 600 वालों ने तो कन्फर्म कर दिया हम पैसे नहीं दे रहे। बाकी 5% पे ही हमें डाउट है। तो आप बताओ क्या करेंगे? हमें 5% जो ₹1,000 बनेगा और वो और माइनस कर देने चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? माइनस करेंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट और ये 5% हम किसका लेंगे? ₹20,000 का। याद रखना पहले बेड डेट्स माइनस करने हैं, उसके बाद उसका 5% निकालना है। ऐसा क्यों करना है? बड़ी सिंपल सा लॉजिक है। भाई पहले जो कन्फर्म हो गए जिसके पैसे मारे गए, जितने मारे गए उसको तो माइनस कर लो पहले। उसके बाद जो बचे हैं अब उनमें से आपको कितनों पे डाउट है। तो पहले जो कन्फर्म वाले हैं उनको माइनस करेंगे। तो हमारा यहाँ आ जाएगा ये ₹19,000 और ये प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट जो है, ये एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट जाती है 2 जगह, तो ये ₹1,000 एक तो यहाँ आ गया, दूसरा ₹1,000 कहाँ जाएगा? पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में। क्यों? मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट या जितने भी प्रोविज़न होते हैं, वो हम कहाँ लिखते हैं? हम पी एंड एल अकाउंट में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपना प्रॉफिट पहले ही कम कर दे रहे हैं। हम अपना प्रॉफिट क्या कर रहे हैं? पहले ही कम आपको याद होगा आपने जब थ्योरी पढ़ी थी प्रोविज़न एंड रिजर्व्स, तो हमने कहा था रिजर्व्स क्या होता है कि भई जब प्रॉफिट आ जाता है, उसमें से कुछ पैसा अलग कर देते हैं। और प्रोविज़न क्या होता है? प्रोविज़न हम मानते हैं कि भाई इतने पैसे हमारे जाएँगे और बाद में हमें पता चलेगा नुकसान हो गया, इसलिए हमारा जो वो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है भई आपको लगता है इतने पैसे आपको इतने का लॉस होगा तो उसको आज ही रिकॉर्ड कर लो। तो इसलिए हमें लग रहा है कि इतने का हमें लॉस हो सकता है, तो उसको हम आज ही रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम इस बेड डेट के अंदर उसको प्लस कर देंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे प्लस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट और ये आ गया ₹1,000 और टोटल नुकसान हमें जो डेटर से रिलेटेड है, हमें लॉस कितने का हो गया? ₹1,600 का। इतना जितना मैंने करा है, इसमें पहले किसी को डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, अब हमारी 4 एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं। एक बार फिर से चेक कर लो कि क्या हमने 4 एडजस्टमेंट जो है,
वो 2-2 जगह डाली है, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ भी डाला है, बैलेंस शीट में भी डाला था। उसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस यहाँ भी लिखी थी, यहाँ भी लिख दी। फिर उसके बाद ये जो बेड डेट है नीचे देखिए 600 वो हमने यहाँ भी लिख दिए, यहाँ भी लिख दिए और ये जो ₹1000 प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट है वो यहाँ भी लिख दिया और यहाँ भी लिख दिया। तो हमारी 4 एडजस्टमेंट जो है वो 2-2 जगह जा चुकी हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे अगला जो हमारा एडजस्टमेंट है वो है रेंट इज़ पेड फॉर 11 मंथ्स। कह रहा है ऊपर जो आपको रेंट दिया हुआ है ना, देखना ज़रा रेंट कितना है? ₹22,000 है। ऊपर जो रेंट दिया हुआ है ₹22,000 कह रहा है वो आपने 11 महीने का पे करा है। तो ट्रायल बैलेंस में तो क्या लिखा होता है, जो हमने इस साल पे करा होता है या रिसीव करा होता है इनकम के केस में, अभी हम एक्सपेंस की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है जो आपने ऊपर रेंट पे करा हुआ है ना, वो 11 महीने का है ₹22,000। तो आप मुझे बताओ, इस साल से रिलेटेड भी 11 महीने का है या इस साल से रिलेटेड 12 महीने का होना चाहिए? ज़रा बताओ। इस साल से रिलेटेड जो 1 अप्रैल को शुरू हुआ है साल, वो 31 मार्च को खत्म होता है, तो उस हिसाब से हमारे कितना बनता है? 12 महीने का रेंट बनता है या 11 महीने का रेंट बनता है पे करना? बताओ ज़रा मुझे। एक फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से इस साल से रिलेटेड 12 महीने का होना चाहिए, है ना? लेकिन हमने जो पे करा है वो कितने महीने का पे करा है? 11 महीने का। तो मेरा आप लोगों से सवाल है, मैं पी एंड एल अकाउंट में जब यहाँ लिखूँगा टू रेंट, तो मुझे ये जो बाहर है, यहाँ पे अमाउंट 11 महीने के हिसाब से लिखना चाहिए या 12 महीने के हिसाब से? मेरा अभी अमाउंट नहीं पूछ रहा, मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ जो बाहर अमाउंट आएगा रेंट का, वो 11 महीने के हिसाब से आना चाहिए या 12 महीने के हिसाब से आना चाहिए? 12 महीने क्यों? क्योंकि इस साल से रिलेटेड कितना है? इस साल से रिलेटेड 12 महीने का रेंट है, ना कि 11 महीने का। लेकिन आपको पता है कि भई अकाउंट्स में मतलब जो भी है मतलब हम जो है, क्या पता 1 महीने का ना पे करा हो, बाद में पे करेंगे या क्या है? तो आप मुझे बताओ क्या 1 महीने का रेंट आउटस्टैंडिंग नहीं हो गया? क्योंकि हमें पे करना था 12 महीने का रेंट और हमने पे करा है 11 महीने का। तो क्वेश्चन में चाहे 1 महीने का पे कराओ, चाहे 11 महीने का पे कराओ, हमें तो देखना है कि उस साल से रिलेटेड रेंट कितना बनता है। तो हमारे को पता चलता है कि भई उस साल से रिलेटेड रेंट तो 12 महीने का बनता है। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि कितना रेंट बनेगा 12 महीने का? लिखा है ₹22,000 रेंट पे करा है और ये 11 महीने का रेंट है। तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि 12 महीने का कितना रेंट बनेगा? बड़ी सिंपल सी मैथमेटिक्स है। मैं फिर भी चाहूँगा आप लोग बताओ कि अगर 11 महीने मतलब अमाउंट बताओ मुझे कि 12 महीने का रेंट कितना होगा? 1833 ऐड कर दूँ? ये ₹1833 अमाउंट कहाँ से निकाला है आपने? नहीं समझ आ रहा मुझे 22,000 में से क्या कर दूँ क्या नाम है हर्ष क्या कह रहे हो? भाई 22,000 रेंट है 11 महीने का, तो ये 1 महीने का नहीं आ जाएगा? 22,000 अगर 11 महीने का है तो 1 महीने का कितना हो जाएगा? ₹2,000 और अगर 12 महीने का निकालना है तो कितना हो जाएगा? ₹24,000। ठीक है ना? इसमें 1,000 या 23,000 वाली तो कोई फ़िगर कहीं से आएगी नहीं। ठीक है? अब मेरा आप लोगों से सवाल ये है, मुझे ये बताओ कि अगर उसने 22,000 रेंट पे करा है, मतलब एक्चुअल में रेंट पे कितना करा है? ₹22,000 एक्चुअल में और इस साल से रिलेटेड कितना है? 24,000। तो मुझे बताओगे आउटस्टैंडिंग रेंट कितना हो गया? रिलेटेड है 24,000 2,000। तो अब इसको कैसे शो करेंगे ज़रा समझना। मतलब इसने हमें एक तरीके से ये ये जो एडजस्टमेंट है वो आउटस्टैंडिंग रेंट की दी है। लेकिन देखो कैसे घुमा के दे दी। ऊपर तो लिख दिया आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹2400 वो तो सीधी-सीधी दे दी। यहाँ पे क्या कह दिया कि भैया आपने जो ऊपर रेंट पे करा है वो ₹22,000 11 महीने का पे करा है। 1 महीने का आउटस्टैंडिंग है वो ये कहना चाह रहा है। देखो इसको दूसरी बात कैसे कह सकता हूँ? मैं इसको कह सकता हूँ आउटस्टैंडिंग रेंट ड्यू या रेंट ड्यू फॉर 1 मंथ। उसने लिख दिया रेंट इज़ पेड फॉर 11 मंथ। मैं इसको दूसरी भाषा में क्या कह सकता हूँ? रेंट इज़ ड्यू फॉर 1 मंथ। तो बात तो एक ही है ना? या तीसरी लैंग्वेज में अगर आपको बिल्कुल ही आसान देता, तो कह देता आउटस्टैंडिंग रेंट इज़ इक्वल टू ₹2,000। तो आप क्या करते? 22,000 रेंट लिखते, उसमें 2,000 ऐड करते और बाहर कितना लिख देते? 24,000। तो अब समझ रहे हो थोड़े एडवांस क्वेश्चन आएँगे। अब आपको सीधा-सीधा नहीं दे देगा कि आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹2400 ऐसा दे दिया। ऐसा भी आ सकता है पेपर में और लेकिन साथ में ऐसे भी डाल सकता है कि रेंट इज़ पेड फॉर 11 मंथ्स। तो आपको खुद थोड़ा दिमाग लगाना है कि भैया इस साल से रिलेटेड तो 12 महीने होते हैं,
क्योंकि एक फाइनेंशियल ईयर में 12 महीने होते हैं और हमने 11 महीने का रेंट पे करा है, तो 1 महीने का ड्यू है ना, और ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग। बट इसमें आपको अमाउंट निकालना पड़ा, जो कि बहुत आसान था कि भाई 22,000 रुपए रेंट पे करा है 11 महीने का, तो 1 महीने का कितना हुआ? 22,000 डिवाइडेड बाय 11 इज़ इक्वल टू 2,000। तो फिर इसके अंदर 1 महीने का आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? 2,000 रुपए। यही तो निकालना था हमें कि भैया 11 महीने का पे करा है, तो 1 महीने का आउटस्टैंडिंग है, तो 1 महीने का कितना रेंट है? तो हमने निकाला 1 महीने का रेंट कितना है आउटस्टैंडिंग, 22,000 डिवाइड बाय 11 2,000 रुपए। तो मैं इसको कैसे लिखूँगा ज़रा देखना। टू रेंट, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 11,000 रुपए। टू रेंट कितना दिया हुआ है? 11,000 रुपए, वो मैंने लिख दिया। ओह! सॉरी 22,000 रुपए। क्वेश्चन में टू रेंट कितना दिया हुआ है, मतलब ट्रायल बैलेंस में 22,000, और हमें पता चला कि 1 महीने का जो आउटस्टैंडिंग रेंट है, वो 2,000 रुपए है। तो इस साल से रिलेटेड जो हमें रेंट देना था, वो कितना देना था? 24,000। दिया कितना? 22,000। हमें फ़र्क नहीं पड़ता तूने 22,000 दिया है भैया, तूने 2,000 दिया है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम ये देखेंगे इस साल से रिलेटेड कितना रेंट है, तो इस साल से रिलेटेड रेंट जो है वो 24,000 रुपए बनता है, तो हम वो बाहर लिखेंगे। अब कैसे एडजस्टमेंट करेंगे वो आपको देखना है। अब आउटस्टैंडिंग रेंट एक यहाँ भी जाएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट कहाँ जाएगा? आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000 रुपए। इस वाली अब एंट्री में एडजस्टमेंट में किसी को डाउट तो नहीं है ना? आगे बढ़ रहा हूँ मैं फिर। आगे लिखा है इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड पर एनम एंडेड 31st मई 2020। अब ये भी बहुत बढ़िया आई है। ये भी बहुत ही बढ़िया आपकी एडजस्टमेंट है। इसको समझना क्या कह रहा है। कह रहा है कि आपने जो ऊपर इंश्योरेंस पे करी है ना, देखो कितनी इंश्योरेंस पे करी है? 3600 रुपए, 3600 इंश्योरेंस पे करी है। कह रहा है ये आपने ना 31 मई 2020 तक की पे कर दी है, और हम ये साल कहाँ खत्म कर रहे हैं जरा बताना मुझे। हम ये साल कहाँ खत्म कर रहे हैं? 31 मार्च 2020 को खत्म कर रहे हैं, और हमने जो इंश्योरेंस पे करी है वो कब तक की पे कर दी? 31 मई 2020 तक की। तो आप मुझे बताओगे कि ये जो मैंने अप्रैल में 2 महीने की जो एक्स्ट्रा पे करी है अपनी इंश्योरेंस, वो क्या है? प्रीपेड। वेरी गुड। वो क्या है? प्रीपेड। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? अब ज़रा समझते हैं, पहले तो 2 महीने की बनेगी कितनी? तो आप पहले ये देखो कि ये जो 3600 रुपए है, जो 3600 हमने पे करी है, वो कितने महीने की है? 12 महीने की। कैसे पता चला? लिखा है इंश्योरेंस प्रीमियम इज़ पेड पर एनम। कह रहा है हमने पर एनम का मतलब क्या होता है? साल की। तो कह रहा है जो 3600 रुपए आपने पे करे हैं, वो साल के पे करे हैं। तो साल मतलब 12 महीने के। तो आप बताओगे 1 महीने की कितनी होएगी? 1 महीने की इंश्योरेंस कितनी बनती है हमारी? 300 रुपए। अगर मैं साल में 3600 रुपए देता हूँ इंश्योरेंस के, और मैं आपसे कहूँ 1 महीने की कितनी इंश्योरेंस बनी, तो आप कहोगे 300 रुपए। और हमने कितनी प्रीपेड करी है? कितने महीने की प्रीपेड करी है? पूरा अप्रैल और पूरा मई। 31 मई लिखा है ना, तो इसका मतलब 31 मार्च से 31 मई कितने होते हैं? 2 महीने होते हैं। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये 600 रुपए, ये मेरा क्या आ गया? प्रीपेड एक्सपेंस के लिए प्रीपेड इंश्योरेंस। तो ये एक बार आप समझ गए प्रीपेड। प्रीपेड क्या करते हैं? माइनस करते हैं, क्योंकि ये अगले साल की है, इस साल से रिलेटेड ही नहीं है, तो हमें क्या करनी पड़ेगी? माइनस करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ लिखूँगा टू इंश्योरेंस 3600 रुपीज़ माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस, माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस 600 रुपए माइनस करूँगा। समझ आ गया? क्योंकि ये 3600 मैंने 1 साल की पे करी है, लेकिन इस 1 साल में 2 महीने आगे की पे कर दी मैंने। तो 2 महीने आगे की पे कर दी, तो वो प्रीपेड हो गया, तो वो इस साल से रिलेटेड तो नहीं है। उसको मुझे क्या करना चाहिए? माइनस करना चाहिए। तो इसलिए मैंने 2 महीने की निकाल ली 600 रुपए, वो मैं माइनस कर दूँगा, तो मेरी जो इंश्योरेंस इस साल से जो रिलेटेड है वो 3,000 रुपए आ गई। और प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होती है हमारी? एसेट होती है। तो मैं यहाँ भी लिखूँगा प्रीपेड इंश्योरेंस कितने रुपए? 600 रुपए। इस वाली में जो कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं एक-एक करके पूछे जा रहा हूँ, क्योंकि एडजस्टमेंट का ही तो खेल है। जब मैं 8 के 8 एडजस्टमेंट कर दूँगा, फिर खु थोड़ी आपको कोई दिक्कत आएगी ऊपर। फिर तो आपने वही कॉपी पेस्ट करना है उसको। ठीक है। ये मेरे ख़्याल किसी को कोई डाउट नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगला लिखा है, ये भी बहुत अच्छी एडजस्टमेंट है। ये अब मैं जो एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूँ ना, ये हिडन एडजस्टमेंट है। हिडन मतलब कि छुपी हुई है, आपको ढूँढनी है। ये कैसे एडजस्टमेंट है? क्या हो गया? इन्होंने लिख दिया कि भई जो हमने
लोन लिया है वो 1 अक्टूबर को लिया है या 1 नवंबर को लिया है या 1 ज हमें क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, इसमें फ़र्क पड़ेगा, तभी तो एडजस्टमेंट दी हुई है। वरना आपको पढ़ के लग रहा होगा कि क्या फ़र्क पड़ रहा है 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, दिसंबर कुछ भी लिख दो। ये एक जस्ट इन्फॉर्मेशन ही तो है कि भई हमने जो ऊपर लोन लिया हुआ है, क्वेश्चन में देखा है कि लोन ऊपर लिखा है बैंक लोन, वो 1 अक्टूबर को लिया है, तो क्या फ़र्क पड़ गया? नहीं, फ़र्क पड़ेगा, ज़रा देखो क्या है। मैं पढ़ता हूँ एक बार, क्या कह रहा है ज़रा सुनना। कह रहा है लोन फ्रॉम द बैंक वाज़ टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2019। ऊपर दिया हुआ है लोन, हमने पढ़ा ऊपर 8% बैंक लोन दिया हुआ है, 8% बैंक लोन लिया हुआ है, हमने 25,000 रुपए क्रेडिट साइड में लिखा है क्योंकि हमने लोन लिया है तो हमारी लायबिलिटी है। तो कह रहा है आपने बैंक लोन लिया है 25,000 रुपए का। तो देखो ये लोन हमने इस साल लिया है, क्योंकि ये साल शुरू कब हुआ था मैं यहाँ लिख के बताऊँ अगर आप लोगों को। ये साल शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2019 को और खत्म कब हो रहा है? 31 मार्च 2020 को खत्म हो रहा है। तो ये जो लोन हमारा है ना, वो पुराना नहीं चलता आ रहा है, इस साल लिया है हमने, इस फाइनेंशियल ईयर में हमने ये लोन लिया है। कब लिया है? 1 अक्टूबर 2019 को हमने लिया है और इस लोन का नाम क्या है? मैं यहाँ लिख रहा हूँ 8% बैंक लोन। ये बैंक लोन तक तो ठीक था, ये 8% बैंक लोन क्या है? अब ज़रा समझते हैं ये 8% बैंक लोन क्या है? ये 8% बैंक लोन का मतलब है कि आपने जो बैंक से लोन लिया है ना, उसपे आपको 8% सालाना ब्याज देना है, इंटरेस्ट देना है। आप बैंक से लोन लेने जाते हो, क्या वो आपको फ्री में लोन दे देता है? बैंक कैसे कमाएगा? बैंक कोई वो थोड़ी है डोनेशन दे रहा है, ये लो भई पैसे ले लो, जब मर्ज़ी दे देना। नहीं, बैंक कहता है भैया आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए जितने साल के लिए पैसे ले लो मुझसे, लेकिन आपको हर साल उसपे मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। तो ये जो 8% है, वो उस बैंक की ब्याज दर है, वो उस बैंक की इंटरेस्ट रेट है, कि भई मैं आपको पैसे दूँगा लोन पे और आप मुझे हर साल उसपे 8% इंटरेस्ट दोगे, प्लस प्रिंसिपल अमाउंट तो देना ही पड़ेगा। जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मैं युवराज को 1 लाख रुपए देता हूँ, मैं कहता हूँ, "ये लो युवराज, आपने उधार माँगा था, लोन माँगा था मुझसे, ये लो युवराज 1 लाख रुपए उधार ले लो, लोन ले लो।" पर मैं कहता हूँ, "युवराज, ये मैं आपको फ्री में नहीं दे रहा, ये जो मैं 1 लाख रुपए आपको दे रहा हूँ, वो तो आपने मुझे लौटाने ही है, जिसको प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, ठीक है? प्लस आप मुझे हर साल इस पे 8% इंटरेस्ट दोगे, तो 1 लाख का 8% होता है 8,000 रुपए। तो युवराज मुझे हर साल 8,000 रुपए तो देगा ही और जब तक मेरे पैसे नहीं लौटा देता, वो 1 लाख रुपए नहीं लौटा देता, जब तक वो मुझे हर साल 8% इंटरेस्ट देता रहेगा। जैसे मैं युवराज को आज क्या तारीख है? आज तारीख है 13 फरवरी 2021 तो मैं युवराज को 13 फरवरी 2021 को आज देता हूँ 1 लाख रुपए। तो युवराज जब तक मेरे को ये पैसे नहीं लौटाता, मान के चलो युवराज कहता है मैं सर 5 साल में आपको पैसे दूँगा। तो युवराज मुझे हर साल आज की तारीख पे मतलब कि 13 फरवरी 2022, 13 फरवरी 2023, 13 फरवरी 2024, 13 फरवरी 2025 और 13 फरवरी 2026 तक हर साल क्या देगा मुझे 8-8 हज़ार रुपए देगा क्योंकि मैंने कहा है युवराज को कि भाई मैं आप पे 8% इंटरेस्ट के हिसाब से पैसे दे रहा हूँ। तो युवराज मुझे अगले 5 सालों तक 8-8 हज़ार रुपए तो देगा ही, प्लस फिर जब 5वें साल के बाद मुझे युवराज मेरे 1 लाख रुपए भी वापस करेगा। तो ये क्या हो गया इंटरेस्ट जो मैंने युवराज से चार्ज करा। सेम ऐसे बैंक करता है। आप बैंक से 1 लाख रुपए लोगे, तो बैंक को आपको क्या करना है? वो जो भी इंटरेस्ट रेट होगा उसके हिसाब से हर साल पैसे देने हैं, प्लस आपने जो उससे प्रिंसिपल अमाउंट लिया उससे वो भी वापस करना है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है, बैंक से आपने पैसे लिए 1 अक्टूबर 2019 को, ठीक है? 8% के इंटरेस्ट रेट से और अमाउंट कितना है जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट बैंक से लिया है? 25,000 रुपए लिया है। अब मेरा आप लोगों से सवाल ये है, जब ये साल खत्म होएगा 31 मार्च 2020 मुझे ये बताओ, इस पीरियड का ये 6 मंथ्स बनते हैं। क्या 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आपका इस साल से रिलेटेड नहीं हो गया? चाहे आपने पे कराओ, चाहे ना कराओ। क्या आपको 6 महीने का बैंक को इंटरेस्ट नहीं पे करना? मतलब आप चाहे पे अगले साल करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम बात क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर ये नहीं देखते कि हमने पे करा या नहीं करा। हम क्या देखते हैं कि ये खर्चा इस साल से रिलेटेड है या नहीं है या ये इनकम इस साल से रिलेटेड है या नहीं है। तो मेरा आप लोगों से सवाल है, अगर मैंने 1 अक्टूबर 2019 को बैंक से लोन लिया है और उस बैंक लोन पे जो 8% के हिसाब से इंटरेस्ट बनता है,
तो क्या इस 6 महीने का इंटरेस्ट इस साल से रिलेटेड नहीं हो गया, मेरे इस वाले फाइनेंशियल ईयर से? हो गया, सबका कहना हाँ, हो गया। तो अब एक चीज़ देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन में कहीं दिया तो नहीं हुआ? आप और ये चीज़ हमें कहाँ से पता चलेगी? ट्रायल बैलेंस से। तो ट्रायल बैलेंस में एक बार आप नज़र मारो, कहीं लिखा तो नहीं है कि हमने इंटरेस्ट पे करा है, बैंक को, या सिर्फ लिखा हो इंटरेस्ट पे करा है। तो मैंने ऊपर से लेके नीचे तक नज़र मार ली, बैंक को हमने कोई इंटरेस्ट नहीं दिया। पर क्या इस बात से फ़र्क पड़ता है कि इंटरेस्ट दिया या नहीं दिया? हाँ जी, मेरा सवाल आप लोगों से ये था कि ये जो 6 महीने का इंटरेस्ट है वो इस साल से रिलेटेड है, सब मान गए। पहले चलो अमाउंट निकाल ही लेता हूँ कितना बनता है। 25,000 का 8%, 25,000 का 8%, एक बार निकाल लेता हूँ, मुझे पता चल जाएगा। फिर 6/12 भी करेंगे। तो ये, हाँ जी, बिल्कुल सही निकाला है, ₹1000, वेरी गुड। ₹1000 इंटरेस्ट बनता है 6 महीने का, क्योंकि साल का 8% है तो आप 6/12 भी करोगे। तो अब हमें एक बार नज़र मारनी है कि क्या हमने, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में क्या किया होता है, जो इस साल हमने पे करा होता है या रिसीव करा होता है, तो हमने एक बार नज़र मारनी है कि क्या हमको ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है कि हमने इंटरेस्ट पे करा है ₹1000 या कुछ और अमाउंट पे करा है। तो क्वेश्चन में लिखा देखते हैं कि भाई हमने ₹1000 इंटरेस्ट पे नहीं करा बैंक को। पर मेरा आप लोगों से सवाल है, चाहे ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ₹1000 लिखा हो चाहे ना लिखा हो, क्या इस बात से फ़र्क पड़ता है लिखा हो चाहे ना लिखा हो? मैं ये पूछ रहा हूँ कि भई हमको दिख गया कि इस साल से रिलेटेड हमारा एक खर्चा है जो कि ₹1000 है, जो कि हमने पे नहीं करा। वो ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखा हुआ। मेरा सवाल ये है कि क्या फ़र्क पड़ता है उससे? मैं फिर भी पी एंड एल अकाउंट में लिखूँ या नहीं लिखूँ? क्योंकि ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखा। आपके हिसाब से मुझे पी एंड एल में लेना चाहिए या छोड़ दूँ मैं भी? ₹1000 का जो इंटरेस्ट है, जो इस साल से रिलेटेड है, क्योंकि ₹1000 का इंटरेस्ट 1 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच का बनता है ₹1000 इंटरेस्ट। मतलब इस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड हो गया। लेकिन ट्रायल बैलेंस में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा। मतलब ट्रायल बैलेंस ये बता रही है कि भैया आपने ₹1000 इंटरेस्ट पे नहीं करा। तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि ट्रायल बैलेंस में लिखा है चाहे नहीं लिखा, मैं पी एंड एल में लिखूँ या नहीं लिखूँ? टीना का जवाब आ गया, मैं बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ कि मैं भी छोड़ दूँ या लिखूँ? वेरी गुड। टीना का भी जवाब आ गया था कि लिखना है। मैं, है ना? हाँ, हमको क्या देखना है कि इस ईयर से रिलेटेड है या नहीं। ट्रायल बैलेंस में कुछ भी ना लिखा हो, खाली ट्रायल बैलेंस हो। मान के चलो ट्रायल बैलेंस में एक भी आइटम नहीं है और एडजस्टमेंट लिखी है 50, तो हमें एडजस्टमेंट से पता लगाना है कि भई वो जो खर्चे हैं या कुछ है वो इस साल से रिलेटेड है या नहीं। आपने पूरे साल ₹1 पे नहीं करा, मान के चलो, आपने पूरे साल ₹1 पे नहीं करा, ट्रायल बैलेंस में कुछ नहीं लिखा, लेकिन नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है भई इस साल से रिलेटेड आपकी सैलरी देनी थी, इस साल से रिलेटेड आपने इंटरेस्ट देना था, इस साल से रिलेटेड आपने ये करना था, तो आप फिर वो सारे आइटम्स लोगे। बट अब मेरे ख्याल आप ना एक, क्या कहूँ मैं, एक आप एक समझ गए होंगे कि मेरा क्या कहने का मतलब है कि भाई इस साल से रिलेटेड आइटम्स हमने लेनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो ट्रायल बैलेंस में लिखी है, नहीं लिखी, कम लिखी है, ज़्यादा लिखी है, हमने देखना है भई इस साल से रिलेटेड वो खर्चा या इनकम है या नहीं। पहला हमारा मन से ये आवाज़ आनी चाहिए, फिर मन से आवाज़ आ गई कि हाँ भाई इस साल से रिलेटेड है, तो हमें लिखना है। अब कितना लिखना है, तो आपको हिसाब लगाना है भई 12 महीने का लिखना है। अगर ऐसा कुछ फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो हमें देखना भी 12 महीने का कितना बनता है, या 31 मार्च 2020 तक या 31 मार्च तक कितना बनता है। तो वो आपने निकाल लिया तो उसको लिख दो। अब हमें पता चला भाई इस साल से रिलेटेड हमारा इंटरेस्ट जो है वो बनता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट। और अगर आप ध्यान से सोचो तो ये आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि पे नहीं करा तो आउटस्टैंडिंग हो गया कि नहीं हो गया? आप खुद बताओ, अगर हमने पे नहीं करा, मतलब ये क्या मतलब है कि ये ₹1000 जो इंटरेस्ट है तो इसी साल से रिलेटेड, बट पे नहीं करा, तो मैं इसको कह सकता हूँ ₹1000 इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। तो ड्यू बट नॉट पेड को तो कहते हैं आउटस्टैंडिंग। तो हमने यहाँ लिख दिया इंटरेस्ट कितना बना? ₹1000। और ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एक और जगह जाएगा, कहाँ पे? यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना रुपए? ₹1000। और एक चीज तो और नहीं लिखी हमने, बैंक लोन भी तो यहीं आएगा। 8% बैंक लोन, ये एक ट्रायल बैलेंस की आइटम है, तो ये कितनी जगह जाएगी? एक जगह जाएगी, और ये एक लायबिलिटी है, हमने लिख दिया। इस एडजस्टमेंट में अभी कोई डाउट है तो पूछ लो, जो मैंने कराई है कि ये ₹1000 क्यों आया? सर मुझे तो लग रहा था नहीं आएगा क्योंकि ट्रायल बैलेंस में नहीं है, ऐसा वैसा। कुछ मन में डाउट तो नहीं है? मैं आगे बढ़ दूं?
आगे एक लास्ट एंट्री और एडजस्टमेंट बची है, उसको और कर लेते हैं। तो लास्ट एडजस्टमेंट हमारी क्या कह रही है? अच्छा, एक चीज़ इससे रिलेटेड और बता दूँ, ये बैंक लोन वाली, ये क्या थी? एक हिडन एडजस्टमेंट थी। कहीं इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा था, फिर भी देखो हमने इंटरेस्ट लिखा। ये इसको हिडन एडजस्टमेंट ही तो कहूँगा एक तरीके से। लिखा था भाई 1 अक्टूबर को लोन लिया है, इससे कहाँ पता चल रहा है कि कुछ इंटरेस्ट की बात आनी है। लेकिन हमें कहाँ पता चला? ऊपर बैंक लोन के आगे 8% लिखा था, वहाँ से हमें पता चला कि भाई ये इंटरेस्ट से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। अब मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि अगर ऊपर लिखा होता बैंक लोन, आगे नहीं लिखा होता 8%, 9%, 10%, कुछ नहीं लिखा होता, सिर्फ बैंक लोन लिखा होता, तो हम क्या करते? ज़रा आप लोग बता सकते हो? तो हम इंटरेस्ट का कुछ भी नहीं करते, हम अपनी तरफ से रेट थोड़ी मानेंगे इंटरेस्ट का। फिर हम क्या करते? सीधा लिख देते ऐसे, बैंक लोन 25,000 रुपए। ऊपर सीधा लिखा होता है भाई बैंक लोन 25,000, हम सीधा लिख देते बैंक लोन, फिर इंटरेस्ट का हम कुछ भी नहीं करते क्योंकि हमें पता ही नहीं कि कितने रेट पे बैंक ने इंटरेस्ट दिया क्या है, तो फिर वो एक हिडन एडजस्टमेंट नहीं होती। फिर हम ये जो 7 नंबर वाली एडजस्टमेंट थी उसको इग्नोर कर देते, हम कुछ करते ही नहीं। तो वो इंटरेस्ट वाली एंट्री जो हमने ये इसमें हिडन ढूंढी है वो तभी पॉसिबल है जब ऊपर बैंक लोन का रेट दिया हो, या नीचे कहीं क्वेश्चन में लिखा होता कि लोन फ्रॉम द बैंक वॉज टेकन एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट 8% ऑन 1 अक्टूबर। समझ रहे हो? कहीं ना कहीं आपको वो हिंट दे देता कि भई आपने जो बैंक लोन लिया 1 अक्टूबर को, वो इतने इंटरेस्ट रेट पे लिया है, या ऊपर जैसे उसने लिख दिया 8% बैंक लोन। अगर ऐसा कहीं पे हिंट दिख जाता है, परसेंटेज दे देता है इंटरेस्ट की, तो आप फिर ये एडजस्टमेंट करोगे इंटरेस्ट वाली, वरना आप क्या करोगे? इग्नोर करोगे, क्योंकि इसकी बड़ी सीधी-सी कॉमन सेंस है। हम अपनी तरफ से थोड़ी रेट मान लेंगे कि 5, 6, 7, 8 अपनी तरफ से थोड़ी मान लेंगे हम। तो बड़ी बेसिक सी चीज़ हम क्लियर कर दी हमने इस वाली एंट्री में। तो इसलिए मैंने आज ये क्वेश्चन उठाया था क्योंकि इसमें बढ़िया-बढ़िया एंट्री हैं और आपका सच में दिमाग थोड़ा खुला होगा। जैसे हर्ष कह रहा था कि सर आसान ही तो चैप्टर है, तो आज थोड़ा लग रहा होगा कि इतना भी आसान नहीं है। मैं अभी भी मुश्किल नहीं कह रहा इसको, बट ऐसा भी नहीं है कि हवा-हवाई है कि सर कैसी भी एडजस्टमेंट दे दो हम तो कर देंगे। तो आज जो हमने एडजस्टमेंट करी है उसमें फँसने वाली चीज़ें थी, जब तक मैंने नहीं कराई आज या आगे भी कभी आएँगी, तो आपको थोड़ा-सा दिमाग तो सच में लगाना पड़ेगा। सिर्फ़ ऐसा ही नहीं है कि भई कॉपी पेस्ट है, करते जाओ और क्वेश्चन हो गया। थोड़ा दिमाग लगाने वाली एडजस्टमेंट्स हैं इस चैप्टर में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड फर्नीचर। तो पहले हम मशीनरी यहाँ लिख लेते हैं और हम मशीनरी का अमाउंट देख लेते हैं कितना है। तो मशीनरी का अमाउंट है 50,000 रुपए। यहाँ लिख देंगे 50,000 और अब डेप्रिसिएशन कर देंगे माइनस। डेप्रिसिएशन का रेट है मशीनरी पे 10%। तो 10% कितना हो जाएगा 50,000 का? 5,000। तो बाकी हम लिख देंगे 45,000 यहाँ, और ये डेप्रिसिएशन यहाँ भी आएगा। तो देखो अब 2 डेप्रिसिएशन है, मैं इसको कैसे दिखा रहा हूँ? टू डेप्रिसिएशन, ठीक है? आपने पूरा लिखना है एग्ज़ाम में, चलो मैं भी लिख देता हूँ, टू डेप्रिसिएशन, इसको अंडरलाइन करके अब आप यहाँ 2 लिख दो। एक मशीन पे है, मशीनरी, और एक फर्नीचर पे है। आप अगर अलग-अलग भी लिखोगे, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 5,000, फिर एक नीचे लिखना पड़ेगा टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर उसके आगे। तो आप प्रेजेंटेशन वो भी सही है, मैंने जैसे करी है ऐसे भी सही है। तो टू डेप्रिसिएशन मशीनरी पे, फर्नीचर पे। तो मशीनरी पे मैंने लिख दिया 5,000 रुपए, तो ये आ गया मशीनरी पे 5,000 रुपए। फर्नीचर पे अभी निकाल लेते हैं। अब बात करते हैं फर्नीचर की। यहाँ लिखेंगे हम फर्नीचर। तो फर्नीचर का अमाउंट कितना है? फर्नीचर का अमाउंट है 14,000, 14,000 रुपीज़। और इस पे भी हमने डेप्रिसिएशन लगाना है, पर इस पे डेप्रिसिएशन का रेट थोड़ा डिफरेंट है। डेप्रिसिएशन का रेट इस पे 5% है। तो 14,000 का 5% कितना होता है? शायद 700 रुपए होता है। तो ये आ जाएगा 13,300, और ये 700 रुपए हम फर्नीचर के यहाँ भी लिख देंगे। ठीक है? क्लियर है? तो डेप्रिसिएशन 2 जगह आ गए और फर्नीचर और मशीनरी एक-एक जगह आ गए, क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस में थे। अब एक बार नज़र मार लो, जितने भी डॉट्स थे सारे हो गए हैं। वैसे तो आपको नज़र मारने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब हमने सारी एडजस्टमेंट करी हैं, तो हमने वो डॉट पे भी ध्यान दे दिया होगा। अब क्या करना है? यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया, कॉपी पेस्ट। अब ज़रा जल्दी से कॉपी पे, हाँ, कुछ पूछ रहे हैं, हाँ। हाँ।
अब हमने करना है कॉपी पेस्ट, जल्दी से लिखता रहता हूँ। सबसे पहले आया कैपिटल 80,000, तो हम यहाँ लिख देंगे कैपिटल 80,000 रुपीज। उसके बाद लिखा है ड्रॉइंग्स 18,000, तो यही माइनस कर दूंगा ड्रॉइंग्स 18,000 रुपए। उसके बाद लिखा है सेल्स, एक बार नजर मारते हैं सेल्स रिटर्न है क्या, रिटर्न आउटवर्ड दिख रहा है मुझे, है ना, रिटर्न आउटवर्ड है, तो सेल्स रिटर्न को ही तो कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड, या परचेज रिटर्न को कहते हैं, जरा बताओ मुझे। ठीक है, तो इसमें रिटर्न आउटवर्ड कहीं नहीं है ना, तो इसका मतलब सेल्स को मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, बाहर लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, सेल्स को डायरेक्ट बाहर लिख देता हूँ, बाय सेल्स, सीधा बाहर लिख देते हैं। कितना अमाउंट है, 1,55,000 रुपीज। उसके बाद सेल्स के बाद है परचेज, और नीचे परचेज रिटर्न भी है, इसलिए परचेज का अमाउंट कहाँ लिखूंगा मैं, अंदर लिखूंगा, क्योंकि उसमें से परचेज रिटर्न को हमने माइनस करना है। परचेज कितनी है, 82,600 रुपीज, और 82,600 हमने लिख दिया। उसके बाद आ गया स्टॉक, आ गया ओपनिंग, तो हम यहाँ लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 42,000 रुपीज, तो इसको तो मैं सीधा बाहर लिख दूंगा। और ओपनिंग स्टॉक के बाद लिखा है रिटर्न आउटवर्ड, मतलब कि परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड कितनी दी हुई है, 1,600 रुपए, 1,600 रुपीज, तो 1,600 में माइनस करूंगा कितना आ जाएगा ये, 81,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद हालांकि ये कैलकुलेशन सब बाद में करा करो, पहले तो लिख दिया करो। पहला काम हमारा क्या होता है, ये कैलकुलेशन बाद में करना, बस लिख दिया 1,600 आगे बढ़ो, पर मैं कर दिया क्योंकि थोड़ी आसान सी लग रही, फटाफट कर दिया। बट आप लोग क्या करो, पहले सारा सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दो, कैलकुलेशन सब बाद में। अच्छा, उसके बाद है कैरेज इनवर्ड, तो कैरेज इनवर्ड यहाँ लिख देते हैं, जगह बची हुई है, तो कैरेज इनवर्ड यहाँ लिख देते हैं, कुछ आना थोड़ी है इसके बीच में। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड कितना है, 1,200 रुपीज, तो कैरेज इनवर्ड आ गया 1,200 रुपीज। कैरेज इनवर्ड के बाद क्या है, कैरेज इनवर्ड के बाद वेजेस हो चुका है, डॉट लगा हुआ है। पावर है, पावर कहाँ लिखूं, यहाँ लिखूं या यहाँ लिखूं, ट्रेडिंग में या P&L में, पावर कहाँ यूज होती होगी आपके हिसाब से, पावर टूल ट्रेडिंग में, तो यहाँ लिख देंगे टू पावर, टू पावर लिखेंगे तो कितना है पावर का अमाउंट, 6,000 रुपए, तो 6,000 रुपए हम यहाँ लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं, पावर के बाद है मशीनरी, डॉट लगा हुआ है, फर्नीचर डॉट लगा हुआ है, रेंट डॉट लगा हुआ है, फिर है सैलरी, तो सैलरी हम लिख देंगे यहाँ, तो हम इसको लिखते हैं टू सैलरी, टू सैलरी लिख दिया। सैलरी कितनी है, अमाउंट बताओगे सैलरी का, 15,000 रुपये, 15,000, तो मैंने वो यहाँ लिख दिया। उसके बाद सैलरी के बाद है इंश्योरेंस, डॉट लगा हुआ है, 8% बैंक लोन है, डॉट लगा हुआ है, डेटर्स डॉट लगा हुआ है, फिर क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स कहाँ लिख देता हूँ, यहाँ देखो जगह बची हुई है, तो यहाँ घुसा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, नीचे भी लिख दूंगा कोई दिक्कत नहीं, ऊपर लिख दो जगह बची हुई है तो वहां भी लिख सकते हो। 18,900 रुपए, 18,900 रुपीज। उसके बाद कैश इन हैंड है, तो कैश इन हैंड आ जाएगा यहाँ, कैश इन हैंड हमारी एसेट हो गई, और अमाउंट है 1,500 रुपए, 1,500। अब एक बार आप नजर मार लो, कोई ऐसी आइटम तो नहीं है ट्रायल बैलेंस की या एडजस्टमेंट की जो हमने ना लिखी हो, कुछ रह गया हो, तो मुझे ऐसा लगता है हमने कुछ भी नहीं छोड़ा, हमने सब कुछ लिखा था। तो अब हमारा लास्ट स्टेप क्या रह गया, ओनली कैलकुलेशन। तो हम देखें जरा कौन सी साइड बड़ी लग रही है, 155 और 64, और इधर ये है, तो साफ साफ दिख रहा है कि हमारी ये क्रेडिट साइड बड़ी आई है, तो क्रेडिट साइड बड़ी आई है, तो इसका टोटल पहले कर लेते हैं, 0,0,0, और कितना आएगा, 5 और 4 9, 5 और 6 11, 2,19,000, यहाँ लिख देते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। अब जरा इसको इसमें से माइनस करते हैं, तो 2 0 तो सीधे सीधे आ गए, फिर है 2 और 4 6, 6 और 4 10, एक आ गया, 1 और 2 3, और एक 4, और एक 5, 5 और 6 11, 11 और 6 17, 17 और 2 19, एक आ गया, 1 और 4 5, 5 और 8 13, 13 और 8 21, 13 और 8 कितना होता है, 21, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 82,400।
अब हम इस तरफ लिख देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, और ये अमाउंट आ जाएगा 82,400। और हम अब देखते हैं कि कौन सी साइड बढ़ी है। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट आया तो यहाँ नेट प्रॉफिट ही आएगा, क्या पता खर्चे ज्यादा हो गए हो, ग्रॉस प्रॉफिट कम हो। तो एक बार नजर मारनी है, ऐसे नहीं आंखें बंद करके सिर्फ इसी का टोटल पहले कर दो। तो हमने एक बार हिसाब लगाना है, पूरा टोटल नहीं करना, फिर भी अंदाजा मिल जाता है कि भाई 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 और 20, 49, मतलब ये 50,000 के आसपास टोटल आ रहा है। इससे कम आ रहा है तो भाई ये पहले लिख दो। एक अंदाजा ले लेना है कि भाई इससे ज्यादा लग रहा है या कम लग रहा है, आसपास लग रहा है तो फिर डाउट हो सकता है, लेकिन साफ साफ दिख रहा है कि इससे बहुत कम है ये वाले अमाउंट। तो हम सीधा लिख देंगे 82,400। अब जरा देखते हैं हमारा नेट प्रॉफिट कितना आएगा। अब नेट प्रॉफिट जरा देखते हैं, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, फिर 6, 6 और 7, 13, 13 और 1, 14, 13 और 1, 14, एक आ गया ऊपर, 1 और 1, 2 और 4, 6 और 3, 9 और 1, 10 और 5, 15 और 5, 20, 20 और 2, 22 हो गया, 20 और 2, 22 हो गया, 2 ऊपर आ गया, 2 और 2, 4, 4 और 1, 5, 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 बन जाएगा। तो 32,100 हमारा नेट प्रॉफिट आ गया, 32,100 नेट प्रॉफिट आ गया। तो हम यहाँ कर देंगे नेट प्रॉफिट 32,100, 32,100 जरा हम यहाँ लिख देते हैं, 32,100। अब जरा देखते हैं इसका टोटल वगैरह कितना आएगा। हाँ जी, जरा आप इसका टोटल करते हैं, पहले से इसको प्लस माइनस कर देते हैं, कितना आएगा। 18 में पहले तो 80 में 18 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 62, 62, 62 प्लस 32, 62 प्लस 30, 92, 92 और 2, 94,100, 94,100 आ गया। अब जरा कर लेते हैं टोटल, अब देखते हैं टोटल कितना आ रहा है दोनों साइड का। पहले कर लेते हैं यहाँ, तो ये आ गया 0, 0, 1 और 9, 10 और 4, 14, 1 और 4, 5 और 8, 13 और 2, 13 और 2, 15 और 2, 17 और 1, 18 और 5, 23, 2 आ गए, 2 और 9, 11 और 1, 12 और 2, 14, 1,43,400 एक साइड का टोटल आ रहा है। दूसरी साइड का भी मैच कर गया तो हम कहेंगे भाई हमने ठीक कर दिया। तो 0, 0, 2 0 तो दिख रहे हैं साफ साफ। फिर आ गया 6 और 3, 9 और 5, 14, एक आ गया, 1 और 4, 5 और 9, 14 और 5, 19 और 3, 22 और 1, 23, 2 आ गया, 2 और 6, 8 और 1, 9 और 4, 13 और 1, 15, गलत कर दिया गया टोटल। एक बार फिर से कितना गया ऊपर, 2 और 6, 8 और 1, 9 और 4, 13 और 1, 14, 13 और 1, 14 होता है। तो 1,43,400। तो हमारे दोनों साइड का टोटल इक्वल आ गया। दैट मीन्स हमने ये क्वेश्चन सही करा है, कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं करी है। तो प्लीज फिर से पहले पूछ लो कि सब ठीक है, कोई इसमें डाउट है, कुछ पूछना है तो पहले पूछ लो आप। ठीक है, कोशिश करनी है एग्जाम में आपने भी ऐसे करके आना है, बिल्कुल साफ सुथरा, कहीं कोई कटिंग नहीं है। कोशिश करनी है, इतनी हमने प्रैक्टिस करनी है, कोई कटिंग हो ना, ओवर राइटिंग ना हो, एक बार में हम सही कराएं।